So today we will start discussing electric field. तो यार basically this subject is basic engineering, और basic engineering is going to help you people in SSC JEE, Airport Authority of India, Junior Executive Exam, Station Controller Exam and DMRC एंड गेट. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो स्ट्रेट वे क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है. बट यार गेट में अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का बात करूं तो यहाँ पे काफी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको तभी अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे अच्छा खासा कमांड होगा. यूजुअली बच्चों का होता नहीं है. फाइन. तो अगर किसी को बिल्कुल फंडामेंटल लेवल से प्रिपेयर करना है वो इन लेक्चर सीरीज को वॉच कर सकता है. तो मैं इसी के सीक्वेंस में आगे बेसिक इंजीनियरिंग के सीक्वेंस में मैं आगे कवर करूंगा नेटवर्क. फाइन. और ये जो कंबाइंड मॉड्यूल है ये दोनों नेटवर्क प्लस बेसिक इंजीनियरिंग का होने वाला है. इट विल बी ऑलमोस्ट ऑफ 120 आवर्स. इसमें जितने भी पॉसिबिलिटी होंगे वो सारा मैं कवर करूंगा. ये भी मैं लिस्ट बता रहा हूं एंड इट कैन एक्सटेंड ऑल्सो. फाइन. अब देखिए अगर मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करूं तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस के बारे में. हाँ जी, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फोर्सेस के बारे में. यार अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो मैनी कॉमन फोर्सेस जो आप डेली लाइफ में देखते भी हैं फिजिकली, दे आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. राइट. अगर मैं इसका फॉर एग्जांपल ले दूं एप्लीकेशन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, पुशिंग एंड पुलिंग. राइट. और दूसरा अगर मैं इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करूं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो these are your electrical forces. Fine. Because electrical forces act over, these acts over the distance separating between the object. Fine. And they are also called action at a distance. Means there is a force between two objects even when the objects are not touching. There are so many examples, you know, rubbing your refills and you're just putting in front of the papers, they will attract, and you know we are having two balloons far apart, still they try to attract and repel each other. Fine. तो ये सारे आपके पास इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का एग्जांपल है. अब यहाँ पे बात आती है कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लेना है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कंसर्न है. देखो, तो बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन. दिस मॉडल, field model or field forces are used to explain the non-contact forces. Fine. ये बेसिकली हमारी इमेजिनेशन को हेल्प करेगी. It helps our imagination. Because we cannot see the field ना, right, but we can experience its effect. right. अब यहां पे थोड़ा सा मैं कूलम्स लॉ के बारे में बात करूंगा. कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ ने क्या बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में बात करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज अपॉन
square of distance separation and k is the constant where k is 1/4 pi epsilon naught. तो ये कूलम्स लाता भी, इसका यूज करूंगा मैं आगे. फाइन. मतलब यार ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट था कूलम्स लॉ का, इससे मैं इस कॉन्फ़िगरेशन में ये तो निकाल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज पे. बट स्टिल यहां पे एक क्वेश्चन लॉजिकली अगर आप देखें तो अराइज होता है और अनआंसर्ड है कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट के साथ, कि नेगेटिव चार्ज को कैसे पता चलेगा, इस नेगेटिव चार्ज को कैसे पता चलेगा कि मेरे सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज है या कोई और चार्ज है. कूलम्स लॉ ने ये तो बोल दिया कि ठीक है आपके पास कोई दो चार्जेस हैं, आप उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन निकाल दो, ये इक्वेशन दे दिया उसने, ठीक है मैथमेटिकली इससे वैल्यूज पुट करो निकालो. बट क्वेश्चन इज दैट कि इस माइनस क्यू चार्ज को कैसे पता चलेगा कि मेरी सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, कोई और चार्ज है. कूलम्स लॉ ने मुझे ये बता दिया कि हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, हाँ जी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और इनफैक्ट डायरेक्शन निकाल सकते हैं. ठीक है. अगर आप बात करो कि लाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे. फाइन. और अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. तो कूलम्स ने ये तो बताया बहुत अच्छे से कि दो चार्ज के बीच में आप फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं. बट उसने ये नहीं बताया भाई साहब कि फोर्स कैसे ट्रांसमिट हो रहा है यहां से यहां. तो इस क्वेश्चन का आंसर ना फैराडे ने फील्ड मॉडल के बेसिस पे दिया गया. तो देयर वाज अ फील्ड मॉडल विच वाज सजेस्टेड बाय द फैराडे. हाँ जी, कौन सा मॉडल था, फील्ड मॉडल. तो इसीलिए यार अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है. फाइन. अब फील्ड मॉडल क्या है देखो, आप कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हो, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की, तो फील्ड मॉडल में आप या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड की. राइट. तो यार यहां पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब आपके पास एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस हो तो फील्ड मॉडल आपको बिल्कुल क्लियर विजन देगा. क्योंकि कूलम्स लॉ ये नहीं बता पाया कि कैसे फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, उसको कैसे पता चल रहा है मेरी विक्टिनिटी में कोई चार्ज है. राइट. अब देखो हम मान लेते हैं एक प्लस क्यू चार्ज मैंने ये ले लिया अभी, दिस इज फिक्स्ड. फाइन. अब मैंने क्या करा, यहां से इधर मूवमेंट करना स्टार्ट करा. तो इसको 1 2 3 4 5 6 1 ऐसे मैंने अलग अलग पॉइंट ले लिए. राइट. तो व्हेन अ चार्ज इज ब्राउट क्लोज टू फिक्स चार्ज, ये चार्ज है भी, मैंने इसको इसके नियर अबाउट लाने की कोशिश की. तो जैसे मैं इसको ये डिस्प्लेसमेंट दूंगा इधर के लिए, ये मूवमेंट दूंगा, तो बताइए ये जो चार्ज है ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. और वो जो फोर्स होगा, यहां पे जो फोर्स होगा F1 और यहां जो फोर्स होगा F2 और यहां जो फोर्स होगा F3 और यहां जो फोर्स होगा F4, हाँ जी अलग अलग पॉइंट पे वो फोर्स क्या होगा, अलग अलग होगा कि नहीं होगा. राइट. इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि जैसे मैंने इस चार्ज को यहां मूव करना स्टार्ट कर दिया कि द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है यहां पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, वो क्या है भी, वो वेरी हो रहा है. तो इसका मतलब समथिंग इज प्रेजेंट एट ईच पॉइंट इन द स्पेस. कोई भी पॉइंट आप ले लो, यहां पे कोई ना कोई आपके पास अफेक्ट प्रेजेंट है विच कॉजेज द फोर्स that this Q is experiencing.
जो क्या कर रहा है, फोर्स को कॉज कर रहा है जो ये क्यू एक्सपीरियंस कर रहा है। क्लियर है चीज? ये ऑब्जर्वेशन मैंने की, फाइन। तो यहां पे मैं अब टेक्निकली अगर स्टेटमेंट करूं कि द स्पेस सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग का जो स्पेस है, द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज। जो इसके सराउंडिंग वाला स्पेस है वो अफेक्टेड है इसकी प्रेजेंस से, फाइन। अब वो जो अफेक्ट है वो किसकी फॉर्म में अपीयर हो रहा है अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। मींस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड इन दैट स्पेस, राइट। तो अब यहां पे कोई ना कोई फील्ड प्रेजेंट है अभी। तो टेक्निकली मैं क्या बोलूं, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इज अल्टर्ड टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट is altered, or alteration of space around a magnet is called magnetic field. The alteration of space around a mass means gravitational field. तो यार इस तरह से फील्ड मॉडल आपका यूजफुल होता है जब आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं, फाइन। अब देखिए, अब ये जो अल्टरेशन है स्पेस का और ये जो अफेक्ट है, कौन सा अफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इससे इंडिपेंडेंट है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये चार्ज यहां है, ये चार्ज यहां नहीं है, फिर भी वो ऑल्ट्रेशन और वो अफेक्ट यहां पे रहेगा स्पेस में, इससे कोई लेना देना नहीं है उसका। समझ आ रही बात? यहां से ये उसका सोर्स नहीं है, ये उसका सोर्स है। दिस इज द सोर्स ऑफ दैट अल्ट्रेशन, सोर्स ऑफ दैट अफेक्ट, सोर्स ऑफ अल्ट्रेशन और अफेक्ट। फाइन। ये चार्ज पार्टिकल उस अल्टर्ड स्पेस या उस स्पेस में जहां पे वो अफेक्ट प्रेजेंट है, कौन सा, इलेक्ट्रिक अफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, वहां पे एंटर करे या ना करे तो भी वहां पे वो अफेक्ट क्या रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब जैसे ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा स्पेस में, हाँ जी ये अंदर एंटर कर रहा है और डीपर मूव करता जाएगा और डीपर मूव करता जाएगा, तो अफेक्ट ऑफ द फील्ड इस पे क्या हो जाएगा, किसका फील्ड, जो किसकी वजह से था, इसकी वजह से, वो और ज्यादा क्या होता जाएगा, नोटिसेबल और डोमिनेट होता जाएगा, राइट। तो यार हम कई बार क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गर फील्ड। अब स्ट्रॉन्गर फील्ड का मतलब मैंने आपको यहां पे क्या बताया था, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ थ्योरेटिकल मॉडल, इट हेल्प्स आवर इमेजिनेशन। हम बोलते स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड। बताइए, जैसे ये इसके स्पेस में और डीप जाता जाएगा, मतलब हम किसी ऐसे रीजन में जा रहे हैं जहां किसी का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो हमारे पे इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा उसका कि नहीं होगा, वो यहीं पे होगा। जैसे ये इस डेप्थ अंदर डीप में जाता जाएगा तो इस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, और ग्रेटर होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स क्या और बड़ा होगा, तो मतलब ये स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा इधर। तो ये रीजन क्या बन गया, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड। और जो ये इधर वाला रीजन ये क्या होगा, रीजन ऑफ लेसर फील्ड। यार होपफुली फील्ड मॉडल आपको कंसेप्ट क्लियर है, राइट। नाउ व्हाट इज फील्ड डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन, सी। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर आप कहीं पे फील्ड मॉडल की बात कर रहे हैं, फील्ड मॉडल की बात कर रहे हैं, तो आपके पास एक सोर्स चार्ज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अगेन वो सोर्स चार्ज प्लस क्यू है। अब मेरे से पूछा जा रहा है इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, आई डोंट नो। तो अगर मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम एक्सपेरिमेंटली क्या करेंगे, यहां पे एक इनफाइनेसिमली वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब ये वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यों रखा जाता है अभी, ये इसलिए रखा जाता है कि ताकि इसकी प्रेजेंस से, ठीक है, हम इसका फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे वो डिस्टर्ब ना हो। फाइन, आगे मैं और भी एग्जांपल लूंगा। तो इसका जो वैल्यू है बहुत नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल रखा जाता है यहां से, जब हम क्या है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज नथिंग, इट इज लिमिट Q0 tends to 0
force experienced per unit test charge. This is the standard definition of electric field. यार देखो, यूजुअली आप यहीं से आगे प्रिपेयर करते हो, बट जो मैंने चीजें पीछे डिस्कस की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उन चीजों का, राइट? अब इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस मान लेते हैं r। तो जो कूलम का इंटरेक्शन है वो क्या होगा? F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो व्हाट विल बी F अपॉन क्यू नॉट? दिस इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इजंट इट बी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने यहां पे डिफाइन किया है। अब यहां पे हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है दैट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज। इसको आप टेस्ट चार्ज बोलते भी। इट इज फंक्शन ऑफ व्हाट? सोर्स चार्ज। राइट? और अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? टुवर्ड्स दिस, राइट? तो इसको हम ले लेते हैं एफ वेक्टर। तो व्हाट एफ वेक्टर कैन बी रिटन हियर? अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखें आर कैप यूनिट वेक्टर टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी किसकी डायरेक्शन में होगा? भी जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट? तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर है। अब यहां पे आप आर का वैल्यू डिफरेंट लेते जाओ, भी ये आर लीजिएगा, ऑब्वियसली बात है जो अफेक्ट है वो डिफरेंट होगा। आप ये लीजिएगा, जो आपका अफेक्ट है वो डिफरेंट होगा। आप ये लीजिएगा, वो जो अफेक्ट है डिफरेंट होगा। और जैसे जैसे मैं आर की वैल्यू कम करता जाऊंगा ये इफेक्ट बढ़ता जाएगा, मतलब फील्ड आपकी और स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। यही मैंने पीछे डिस्कस किया था अभी यहां पे, फाइन? तो इसका मतलब यार इसके सराउंडिंग का जो स्पेस है ना वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, राइट? ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया? कैलकुलेट किया, फाइन? अब हमें क्लियर हो गया यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तब इस पे कंडीशन लगाते हैं कि इट शुड बी वेरी स्मॉल, फाइन? अब अगले पॉइंट पे आइए। अब मुझे बोल दिया जाए कि यार इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, फाइन? अगर मैं यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज रख दूं वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो ऑब्वियसली बात है एफ वेक्टर इज इक्वल टू प्लस क्यू ई। अब फील्ड मेरे पास गिवन है, अब मैं उस फील्ड में कोई चार्ज रख रहा हूं और उस पर रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहा हूं, राइट? तो इस केस में ना यार, इस केस में आपको इस प्लस क्यू के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इट शुड बी स्मॉलर और ग्रेटर। यहां पे फील्ड मेरे पास ऑलरेडी डिफाइंड है कि फील्ड कितना है इस रीजन में, वो फिक्स वैल्यू डिफाइंड है। अब आपने वहां पे कोई चार्ज प्लेस कर दिया तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा आप निकाल सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ फील्ड अप्रोच। अब यहीं पे अगर मेरे को बोला जाए कि माइनस क्यू आपने रख दिया, अब जो फोर्स आएगा वो कहां आएगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। तो दिस वॉज डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। यार कहीं ना कहीं ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है? आपको आती भी होंगी बट कहीं ना इनको मिक्सअप मत करना।
एक होता है हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, फोर्स निकालना, राइट। अगला हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड as a space surrounding a charge in which another static charge experiences a force on it। यहां पे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता भी ऑब्जेक्टिव में। मैंने यहाँ पे स्टैटिक चार्ज का वर्ड क्यों यूज किया है? बिकॉज अ मूविंग चार्ज कैन एक्सपीरियंस अ फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब अगर आपके पास मूविंग चार्ज है, इट कैन नॉट बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको कहीं पे बोला जा रहा है कि यहां पे आपने एक स्टेशनरी चार्ज रखा प्लस क्यू, वो मूविंग नहीं है, स्टेशनरी है, राइट, और इसमें फोर्स, तो इसने क्या है, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पे साफ सी चीज क्लियर होगी कि कहीं ना कहीं इस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ जी, इस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, साफ बोला जा सकता है, बिल्कुल। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्टैटिक चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने डेफिनेशन में पर्टिकुलरली डिफाइन किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भी ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन बी डिफाइंड एज अ स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच अनदर स्टैटिक चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑन इट। कि अगर आपके पास कोई स्टैटिक चार्ज है और आपको बोला जा रहा है कि वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ फोर्स एक ही फील्ड से एक्सपीरियंस कर सकता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब वहां पे सराउंडिंग में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है उस स्पेस में। स्टैटिक चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फील्ड एक्सर्ट नहीं करता है। तो अब यहां पे बताइए भी, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मेरे को कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस चेक करना है, डिटेक्ट करना है, तो बताइए कौन सा चार्ज हम यूज करेंगे? ऑब्वियसली बात है, स्टैटिक चार्ज इज प्रेफर्ड, स्टैटिक चार्ज आर प्रेफर्ड। फाइन। तो यार इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यार मूविंग चार्ज पे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर हम बोल दें कि यहाँ पे मूविंग चार्ज है, ठीक है, उस पे फोर्स आ रहा है, तो इट इज नॉट श्योर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। देयर इज ऑल्सो सेकंड पॉसिबिलिटी कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। तो अगर आपको कहीं पे डिटेक्ट करना है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्टली गो फॉर द टेस्ट चार्ज एज अ स्टैटिक चार्ज। फाइन। तो यार अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। फाइन। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया। तो मैग्नीट्यूड इज स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, तो डायरेक्शन अगर मैं बात करूं इन द सराउंडिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन सराउंडिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो आपका कॉज पॉजिटिव चार्ज था, उसकी सराउंडिंग में अगर मैं बात करूं, तो आपके पास क्या रहेगा, रेडियली आउटवर्ड।
फाइन, जैसे कि मैंने यार इधर डिस्कस किया, ये देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो आपका रेडियली आउटवर्ड रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द आर कैप, अगर आपका ये नेगेटिव है तो आपका इनवर्ड आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं इन सराउंडिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इन सराउंडिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज इट विल बी रेडियली इनवर्ड। राइट, तो दीज आर द बेसिक डायरेक्शन। यहां पे देख लीजिए भी, दिस इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। फाइन, और देखिए ये जो एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, अगेन 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, एंड हियर यू कैन सी द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। फाइन, सी यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार जो आपकी जो फील्ड है वो सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स पर प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्वांटाइज्ड है, बट अगर आप 3D में देखें द फील्ड इज प्रेजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्पेस। समझ आ रही बात यहाँ पे? अगर आपके पास इसकी विक्टिनिटी में कोई दूसरा चार्ज नहीं होगा तो दिस विल एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। फाइन, सेम अगर यहाँ पे देखिए इसकी विक्टिनिटी में कोई चार्ज नहीं होगा, दिस विल की गो अप टू इन्फिनिटी। अगर इसकी विक्टिनिटी में कोई चार्ज नहीं होगा, इट विल कम फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ध्यान रखना इस चीज को, ये रिप्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे कुछ फाइनाइट लाइंस दिखाई दे रही है, बट देयर आर इनफाइनाइट नंबर, यू नो, एवरी पॉइंट ऑफ द स्पेस देयर इज फील्ड, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वीक, स्ट्रॉन्ग, दैट इज समथिंग डिफरेंट इश्यू। फाइन, बट आप यहाँ पे ये मत कि यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स पे आप इस गैप को ये मत समझिए कि हियर इज नो फील्ड, ऐसा नहीं है, इट इज प्रेजेंट एट एवरी पॉइंट। फाइन, यू कैन सी हियर इन द 3D रिप्रेजेंटेशन। यार किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 टेक्निक यूज करते हैं, 2 वेज यूज करते हैं। फाइन, एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो आपने पीछे पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जिसका डायरेक्शन आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। फाइन, तो दूसरा आप टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। So this representation, graphical representation, is much better efficient as compared to vector representation. Now what is electric field lines? So electric field lines are imaginary lines here. These are imaginary curve lines. Through a region of space such that tangent to it at any point define the direction of electric field. Direction of electric field at that point. फाइन, तो यार अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के 2 टेक्निक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ई वेक्टर, जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है भी, दिस इज इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यार अब जो ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें भी हमारे पास दोनों चीजें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए और दूसरा आपका डायरेक्शन भी आना चाहिए। तो अगर आप ये टेक्निक फॉलो कर रहे हो, यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द लाइन, वो आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आती बात मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते भी, यहां से magnitude is defined on the basis of density of lines, means more number of lines
more electric field, less number of lines, lesser electric fields. Means if lines are closer, then it is strong electric field in that region. If lines are far apart, they are wider, open, that is the less electric field. तो इस तरह से आप डिफाइन करोगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. कैसे, देखो आगे भी. अब देखिए भी, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज है. तो प्लस क्यू चार्ज से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, रेडियली आउटवर्ड. अगर आप देखें इसकी विक्टिनिटी में रेडियली आउटवर्ड है, बाहर जाके उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है. माइनस क्यू पे क्या होगा, रेडियली इनवर्ड. तो मैंने आपको क्या बताया था भी, जब आपके पास अकेला प्लस क्यू होगा, इसकी विक्टिनिटी में कोई भी दूसरा नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, तो हमेशा इसकी फील्ड लाइंस कहां टर्मिनेट करती थी भी, इनफाइनाइट पे. हाँ जी, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे. तो यार इस तरह से जो फील्ड लाइंस कॉन्सेप्ट है ना, बहुत हेल्पफुल होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फील्ड्स. हाँ जी, ये इनफाइनाइट पे जा रही थी. और ये कहां से सीम्स होती थी बताइए, दिस सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट. बट अब यहां पे इसकी विक्टिनिटी में एक नेगेटिव चार्ज है. अब कैसे हमने ये फील्ड पैटर्न बनाया, आप एक काम कर दीजिए, भूल जाइए कि ये लाइंस इधर कर्व्ड है. ठीक है. अगर मैं इस पॉइंट को एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लूं, यहां पे एक टेस्ट चार्ज ले लूं, तो इसकी वजह से फोर्स कहां आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल यस, बिकॉज नेगेटिव है तो उसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को. अब इसकी वजह से कहां पे आएगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में. बिल्कुल सही है. तो अब जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, ये जो टेस्ट चार्ज रिजल्टेंट फील्ड एक्सपीरियंस, रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो कहां आएगा यार, ये डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा. तो यार जो आपका ये फील्ड लाइंस का कर्व था, इट विल गो लाइक दिस इंस्टेड ऑफ गोइंग इन्फिनिटी. फाइन. सेम एनालिसिस आप यहां पे कर लीजिए, सेम एनालिसिस आप यहां पे कर दीजिएगा. यहां पे आपका जो फील्ड है वो कहां होगा बताइए, एक आपका ये होगा, टेस्ट चार्ज ले लीजिएगा, और दूसरा आपका कहां होगा बताइए, इधर से ले लीजिएगा, दिस वन. तो इसका रिजल्टेंट निकाल दीजिएगा. तो यार होपफुली हम यहां से ये पॉइंट कंक्लूड करें कि जब आपके पास प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज होंगे सराउंडिंग में, तो आपकी फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होंगी, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, और एंड कहां होंगी, एंड एट नेगेटिव. तो पहला प्रॉपर्टी ये भी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी, राइट, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी. फाइन. means start at positive charge or infinity and terminate at negative charge or infinity. Keep this in mind. Fine. अब आगे चलते हैं. अब इस फिगर में भी देख सकते हो, भी पॉजिटिव चार्ज की विक्टिनिटी में क्या दिया है, नेगेटिव चार्ज दिया है. फाइन. तो फिर अगर मैं किसी पॉइंट पी पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, तो क्या बताया आपको, दैट विल बी टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस. तो यहां पे फील्ड लाइन का टेंजेंट क्या बनेगा, कुछ ये बनेगा. अगर हम इसको जरा ऑब्जर्वेशन भी कर लें, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो ये होगा. अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड कुछ ऐसा होगा. अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस किस का रिजल्टेंट होगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा. फाइन. तो यार अब हम बता सकते हैं कि वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा. ऑब्वियसली बात है इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, विच इज अल्टीमेटली द टेंजेंट टू द कर्व, राइट. तो यार आपको डायरेक्शन का यहां से आइडिया क्लियर हो चुका होगा, और कहां से स्टार्ट होता है कहां एंड होता है वो भी आपको आइडिया हो चुका है,
राइट। तो हम यहां से ये चीजें बोल सकते हैं कि फील्ड लाइन डाइवर्ज आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्ज इनटू द नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, क्या कर रही है? डाइवर्ज आउट हो रही है। कन्वर्ज कर रही है, सिंक हो रही है, यहां तक सोर्स हो रही है। इट मीन्स फील्ड लाइन्स diverge at positive charge and field line sink or converge at negative charge. This statement we can also make. Fine. अब इस फिगर में देखो भी, ए फिगर में देखो, ए फिगर से आप क्या कैलकुलेट करोगे? डायरेक्शन विच विल बी टेंजेंट, डायरेक्शन ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका टेंजेंट होगा टू द कर्व। बी फील्ड में आप क्या देख रहे हो? बी पिक्चर में आप देख रहे हो दो पी है और एक पॉइंट आपके पास आर है। दोनों में क्या फर्क है बताइए? कहां पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? बी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर, क्योंकि मैंने आपको बताया है जहां पे फील्ड लाइंस डेंसर होंगी, जो कि कहां पे है? पॉइंट पी पे। कोई आप क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर दो पॉइंट पी पे, वहां पे आपके पास डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट आर से। अब पॉइंट डी पे आओ। पहले पॉइंट डी पे क्या हो रहा है? दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस हो रही है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे हम इसके आगे क्या लिखेंगे? फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इस केस में आपके पास दो कर्व है, तो फील्ड की कितनी डायरेक्शन बनेगी? दो, एट अ सिंगल पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। फाइन। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। देखिए ना यार, एक आपके पास क्या बन जाएगा बताइए? वन विल बी लाइक दिस एंड सेकेंड विल बी लाइक दिस टेंजेंट। सो देर इज नो पॉसिबल डायरेक्शंस। फाइन। मतलब एक पॉइंट पे फील्ड का क्या हो सकता है? यूनिक डायरेक्शन, राइट। अब आते हैं इस पॉइंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी पॉइंट। क्या बोलता है सी पॉइंट? देखो, सी पॉइंट बोल रहा है कि ये चार्ज है, ये आपके पास +3 माइक्रोकूलम है, बट ये जो चार्ज है ये आपके पास -2 माइक्रोकूलम है। अब क्वेश्चन है कि जब आपके पास ये था, इसका मैग्नीट्यूड +q था और ये पोलैरिटी में -q था, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम था, तो जितनी भी फील्ड लाइंस यहां से एमिट हो रही थी, सारी फील्ड लाइंस यहां टर्मिनेट होंगी। फाइन। बट क्या ये कंडीशन अब इस केस में सेटिस्फाइड होगा? नहीं, राइट। यहां पे आप साफ देख रहे हो कि इस पॉइंट से जो फील्ड लाइंस हो रही है, लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टर्मिनेटिंग, बट यहां पे जो यहां से आपकी निकल रही है फील्ड लाइंस, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एट पॉजिटिव चार्ज, बट वेरी फ्यू। आप देखो यहां पे सिर्फ आपको कुछ वेरी फ्यू लाइंस दिखाई दे रही है, बट वेरी फ्यू टर्मिनेटिंग। फाइन। अब ये कितनी फील्ड लाइंस यहां से एमिट हुई और कितनी यहां पे टर्मिनेट हुई, ये हम कैसे देखेंगे?
आइए इस पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस terminating and originating on a charge are proportional to magnitude of charge. See, let us say number 1 originating n1 originating from plus q, तो हम मान लेते हैं c plus q. c is the constant of proportionality. Terminating from minus q1 ले लेते हैं इसको, at not from. Terminating at minus q1 तो कितना बन जाएगा, c minus q1. तो n1 upon n2 रेशियो विल बी नथिंग q upon q1. अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात करूं तो इफ q mod is equal to mod of q1, तो जितनी आपकी ओरिजिनेट हो रही होंगी उतनी आपकी क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी लाइंस. तो अब वापस आए भी यहां पे, इस पे आते हैं. देखो तो हमारे पास क्या बोले आ रहा है सी फिगर में, इफ 12 लाइंस आर ड्रॉन स्टार्टिंग ऑन अ चार्ज 3q. अगर 3q से हम मान लेते हैं 12 लाइन ड्रॉन हो रही है, तो अब आओ इस न्यूमेरिकल पे. 12 अपॉन n2 इज इक्वल टू n1, हम यहां से जो शुरू हो रही है, n2 जो टर्मिनेट हो रही है, किसके इक्विवेलेंट आएगा, चार्ज का रेशियो कितना आ जाएगा 3/2. तो n2 कितना आ जाएगा 8. तो बताइए उधर कितनी लाइन टर्मिनेट करेंगी, 8 लाइंस यहां आएंगी, अगर यहां से 12 निकली है तो बाकी की जो चार्ज है वो कहां जाएंगी, इनफाइनाइट. होपफुली क्लियर है. जब हमारे पास अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे बनाते लाइन का, राइट.